हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स। मतलब कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट दोनों ही अलग अलग अकाउंट होता है, दोनों को करने का तरीका अलग होता है और दोनों में दोनों के हिसाब से जो प्रॉफिट निकलता है ये डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो ये प्रॉफिट का डिफरेंस किस तरीके से रिकॉन्साइल करेंगे, तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस का बहुत आसान चैप्टर है ये। तो रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट ये दोनों ही अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में तो डिफरेंसेस होता है, लेकिन वो डिफरेंसेस किन रीजंस के वजह से हो रहा है, क्या वो रीजन सही तरीके से काउंटर किया गया है या नहीं किया गया है, इसके लिए हम लोग रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ थ्योरीज दिया है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना कि रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इन केस ऑफ इंटीग्रल और integrated account system, no separate cost account and financial accounts are maintained, so in this case the necessity of reconciling cost account with financial account does not arise। मतलब जहां पे cost account और फिनेंशियल अकाउंट अलग अलग नहीं होता है, एक ही अकाउंट बनता है, तो वहां पे रिकंसिलिएशन फॉलो नहीं होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जहां पे कॉस्ट अकाउंट भी मेंटेन होता है और फिनेंशियल अकाउंट भी मेंटेन होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन दोनों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट निकलता है और फिनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट निकलता है, दोनों में डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस का रीजन क्या, कितना हद तक सही है, इसके लिए हम लोग रिकंसिलिएशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीड फॉर रिकंसिलिएशन है, आप लोग सब पढ़ना इसको अच्छे से, घर पे आराम से बैठकर पढ़ना। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है और फिनेंशियल अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है, दोनों प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस हो जाता है, ये डिफरेंसेस का रीजंस क्या क्या है। तो रीजन क्या क्या हो सकता है दोनों में। सबसे पहला यहाँ पे रीजन है कि डिफरेंस इन स्टॉक वैल्यूएशन। देखो, फिनेंशियल अकाउंट के हिसाब से जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है और कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से जो वैल्यूएशन होता है, दोनों ही वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से होता है। फिनेंशियली देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन हम लोग 4 मेथड के जरिया हम लोग करते हैं, चाहे वो सिंपल एवरेज मेथड हो, वेटेड एवरेज हो, या लीफो मेथड हो या फीफो मेथड हो। इन सारे मेथड्स के जरिया हम लोग करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस इन स्टॉक दोनों ही सिस्टम में, फिनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में, दोनों ही में क्लोजिंग स्टॉक का निकालने का जो प्रोसेस है उसका सिस्टम अलग अलग है। तो इसके वजह से क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आएगा। जब क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आएगा तो जीपी में अलग डिफरेंस, मतलब प्रॉफिट में फर्क आएगा। ठीक है, उसी तरीके से डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है कॉस्ट के हिसाब से अलग तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और फिनेंशियल के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग तरीके से चार्ज होता है। तो दोनों ही के डिफरेंस में, इसके अलावा एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का मामला, ओवरहेड्स जो होते हैं उसमें अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का केस होता है, लेकिन फिनेंशियल अकाउंट में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं जो प्योरली फिनेंशियल नेचर के होते हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंट उसको मेंटेन नहीं करता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्योरली फिनेंशियल एक्सपेंस या प्योरली फिनेंशियल इनकम को रिकॉर्ड नहीं करता है। वेयर एज इन फिनेंशियल अकाउंट, जो फिनेंशियल अकाउंट होता है उसमें हम लोग प्योरली फिनेंशियल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं ना।
तो आइटम कंसिडर्ड, अच्छा, इसके अलावा यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस क्या क्या है। हम लोग जो फाइनेंशियल चार्जेस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों ही अकाउंट में है ना, डिफरेंस इसके वजह से भी आता है कि प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस या प्योरली फाइनेंशियल इनकम को रिकॉर्ड कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया जाता है। तो आखिर वो फाइनेंशियल प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस या प्योरली फाइनेंशियल इनकम क्या क्या है। तो देखो, दिस इंक्लूड प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस में क्या क्या होता है, जैसे कि एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद इश्यू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जब हम लोग शेयर इशू करते हैं या हम लोग जब बॉन्ड इशू करते हैं, तो वो इशू करते वक्त कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो, वो प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस हुआ। इसे हम लोग कॉस्ट में दिखाते हैं नहीं है, कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं। लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हम लोग कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं। या इन्वेस्टमेंट बी का उसमें लॉस हुआ, इसको हम लोग कॉस्ट में शो नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स दोनों ही सिस्टम में प्रॉफिट में तो फर्क आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखिए, गुडविल हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये सारा चीज कॉस्ट के बुक में नहीं होता। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मॉर्गेज एक्सेट्रा, चैरिटीज, डोनेशन, ये सब चीज कॉस्ट के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ये फिनेंशियल बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको फिनेंशियल चार्जेस हम लोग बोलते हैं, फिनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्योरली फिनेंशियल एक्सपेंस बोलते हैं, जो कि कॉस्ट के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आपको दे सकता है। प्योरली फाइनेंशियल इनकम में क्या क्या आता है, प्योरली फाइनेंशियल इनकम में क्या क्या आता है, इसमें जैसे कि रेंट रिसीव्ड, unless such rent is received from subletting business premises, because in that case rent paid less rent received is considered in cost account। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम लोग रेंट रिसीव्ड ले सकते हैं, लेकिन हाँ वो किस हद तक ले सकते हैं, जब रेंट पेड भी हो। सब लेटिंग के केस में हम लोग ले सकते हैं, जब हम लोगों ने रेंट पे ही कोई प्रेमाइसिस लिया और फिर वापस हमने सब लेट कर दिया किसी को, तो हम जो रेंट पे कर रहे हैं और जो रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कॉस्ट के तौर पे हम लोग अपने कॉस्ट के बुक में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने एक बिल्डिंग लिया है रेंट पे, जिसका रेंट जो है ना वो 1 लाख रुपया है, लेकिन उस बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा हमने रेंट पे लगा दिया और उससे मैं 20,000 कमा रहा हूं। तो 1 लाख से 20,000 हटा दोगे तो अल्टीमेटली वी आर पेइंग 80,000, हम लोग 80,000 रुपया पे कर रहे हैं। तो दिस 80,000 विल अपियर इन कॉस्ट अकाउंट, ये 80,000 रुपया कॉस्ट अकाउंट में अपियर होगा। इज दैट क्लियर? दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, रेंट रिसीवेबल अनलेस सच रेंट इज रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग बिजनेस प्रेमाइसेस, अच्छा ये पढ़ा दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट बेचे उस पर प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। इन्वेस्टमेंट बेचे प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर का प्रॉफिट सिर्फ फिनेंशियल बुक में रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है, तो ये कॉस्ट के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, या हम लोग किसी को एडवांस दिए वहां से इंटरेस्ट मिला, तो ये सब भी इनकम प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, ये भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। डिविडेंड रिसीव तक का भी इनकम हम लोग कॉस्ट के बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑल दीज आर प्योरली फाइनेंशियल इनकम। ठीक है। तो अब इतना सारा तो डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंसेस के वजह से तो आपको क्या लगता है कि कॉस्ट के बुक का जो प्रॉफिट आएगा और फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट आएगा वो सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी को तो रिकॉन्साइल करना है ना, हमें बताना है कि कॉस्ट के बुक के हिसाब से जो प्रॉफिट है और फाइनेंशियल बुक के हिसाब से जो प्रॉफिट है, दोनों ही अपने अपने जगह सही है, और ये सही चीज को बताने के लिए हम लोग ये रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर कर रहे हैं। क्लियर?
देखिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ, आप लोगों ने बचपन क्लास में बीआरएस पढ़ा था, राइट। उस बीआरएस में हम लोग बैंक के बैलेंस को हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक को रिकॉन्साइल कर रहे थे, बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से कर रहे थे ना। यहाँ पे भी हमारा वही केस है कि बैलेंस एज पर कैश बुक के बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक जब अलग अलग बैलेंस दिखाता था तो उसको रिकॉन्साइल करने के लिए बहुत सारा रीजंस हमारे पास दिया रहता था। सेम उसी तरीके से बैलेंस प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट दोनों ही अलग अलग होगा। हमारे पास बहुत सारा रीजंस दिया होगा कि इन सारे रीजंस के वजह से प्रॉफिट में डिफरेंसेस है, उन्हीं सारे रीजंस को प्लस माइनस करके हमें रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। बहुत इजी है, बस जो ट्रिक हम बता देंगे आपको, जो ट्रिक बता दिया जाएगा भी क्लास में, उसको बस ध्यान में रखना, उस चीज से हटना मत। उस चीज से हट जाओगे तो ये 100% एकदम आप सम्स गलत करोगे, लेकिन उस ट्रिक को अगर अप्लाई करोगे तो सम्स कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसा प्रोफोमा दिया है, आप इस प्रोफोमा को गोली मारें, आप खुद प्रोफोमा बना लोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है डायरेक्ट सम्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम लोग एक बढ़िया सा सम्स ले लेते हैं, एकदम खूबसूरत सा सम्स, माइंड ब्लोइंग सम्स। चलिए ये देखिए, पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सीखते हैं पहले कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस सम्स में मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट आपको बोला गया है बनाने। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। यहां पे एक प्रोफोमा हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, स्ट्रेट है, टेढ़ा है। ऊपर में आपको लिखना है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड
फिनेंशियल अकाउंट। ये आपका डिटेल होगा, ये आपका अमाउंट होगा। सुनिए, आपका सम शुरू कैसे होगा? आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अगर दे दिया, गिवन है, तो आपको प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट को फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट दे देगा, आपको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट निकालना होगा। कभी कभी दोनों दे देता है, बस आपको टैली करना पड़ता है, मतलब सम्स में ही आंसर दिया हुआ रहेगा। इस सम्स में हम लोग देख सकते हैं कि जो सम्स आपको दिया गया है, इसमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग निकालना है आपको। किसके मदद से? प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट के हिसाब से। तो आप सबसे पहले यहां पे लिखना प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स। तो फिनेंशियल अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट है आपको यहां लिख लेना है, कितना है? 2,03,000 रुपया। 2,03,000 रुपया। अब इसमें आपको कुछ आइटम ऐड करना है और कुछ आइटम लेस करना है। अब आपको सोचना है, सोचने का तरीका क्या होगा? देखो, प्रॉफिट गिवन किसका है? फिनेंशियल। प्रॉफिट गिवन किसका है? फिनेंशियल। निकालना किसका है? कॉस्ट। तो जो गिवन है आप उसी को प्लस माइनस कर रहे हो। जो गिवन है आप उसके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके प्रॉफिट को बढ़ाओगे, उसके प्रॉफिट को घटाओगे। किसके प्रॉफिट को ध्यान में रखकर? कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट को चेंज नहीं करना है। कॉस्ट के प्रॉफिट को चेंज नहीं करना। चेंज किसको करना है आपको? हाँ, फिनेंशियल प्रॉफिट आपका गिवन है, उसी को ऐड लेस करना है। तो आपको किससे कंपेयर करके चलना पड़ेगा? कॉस्ट। तो देखो, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, कॉस्ट का प्रॉफिट जहां हम वहां। कॉस्ट का प्रॉफिट जहां हम वहां। हम कौन? फिनेंशियल अकाउंट वाले। हम कौन? फिनेंशियल अकाउंट वाले। कॉस्ट का प्रॉफिट अगर घट गया है तो हम भी अपना प्रॉफिट घटाएंगे। कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया है तो हम भी अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे। क्यों? हम कौन है? फिनेंशियल वाले। हम अपने प्रॉफिट को घटा बढ़ा सकते हैं, अगले के प्रॉफिट को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जो गिवन है उसी को घटाएंगे। अगर केस उल्टा रहता तो कॉस्ट का प्रॉफिट देता और फिनेंशियल का प्रॉफिट बोलता आप निकालो, तो इसका मतलब क्या? फिनेंशियल के हिसाब से सोचना पड़ता। फिनेंशियल के हिसाब से सोचना पड़ता, अपना कॉस्ट को घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो फिनेंशियल का प्रॉफिट जहां हम वहां, केस उल्टा हो जाता। तो खैर, यहां पे क्या केस है? यहां पे है कि कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना है तो हमें कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट के प्रॉफिट से हमें अपने प्रॉफिट, अपने का मतलब हो गया फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब हम अपने प्रॉफिट को घटाएंगे बढ़ाएंगे। किसके हिसाब से? कॉस्ट। मतलब कॉस्ट बढ़ेगा हम भी बढ़ाएंगे, कॉस्ट का प्रॉफिट घटेगा हम भी घटाएंगे। क्लियर है? बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो अब चलिए कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री का खर्चा कॉस्ट में दिख रहा है 1,21,300 रुपया, लेकिन फिनेंशियल में दिख रहा है कितना? 1,05,000। हमारा कौन सा है? फिनेंशियल। तो हम लोग 1,05,000 दिखाए हैं, लेकिन कॉस्ट वाला ये खर्चा कितना दिखाया? 1,21,300 दिखाया है। कितना ज्यादा उसने खर्चा दिखाया? उसने मतलब कौन?
कॉस्ट ने, हमारा तो फिनेंशियल है, हमारा प्रॉफिट कौन सा है, फिनेंशियल। हमने खर्चा कितना दिखाया है, 105,000, और लेकिन उसने कितना दिखाया है, 121,300, तो उसने खर्चा ज्यादा, कितना ज्यादा, 16,300 का खर्चा उसने ज्यादा दिखाया। अगर खर्चा उसने ज्यादा दिखाया तो उसका प्रॉफिट घट गया होगा। खर्चा उसने ज्यादा दिखाया है तो उसका प्रॉफिट घट गया होगा, तो उसका प्रॉफिट घटा तो हम भी घटाएंगे। उसका प्रॉफिट घटा तो हम भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस। फैक्ट्री एक्सपेंस ओवरचार्ज्ड इन फिनेंशियल ना कॉस्ट बुक ना, तो कॉस्ट बुक ने खर्चा ज्यादा दिखाया तो उसका प्रॉफिट घट गया है, तो हम भी अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो डिफरेंस 16,300 का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? दूसरा भी तरीका है सोचने का, दूसरा भी तरीका है सोचने का। कैसे सोचने का है कि मान लो कि हमने खर्चा कम दिखाया और अगले ने खर्चा ज्यादा दिखाया, तो हमने खर्चा कम दिखाया, इसका मतलब यह है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हमको तो उसके हिसाब से चलना है। मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है तो हम अपने प्रॉफिट को घटा देंगे, तो लेस हो गया। तो किसी भी नजरिया से सोचो आपको आंसर वही मिलेगा। मतलब आपको सोचना है, कॉस्ट के हिसाब से चलना है और अपने प्रॉफिट को, अपना मतलब यहां कौन हो रहा है, फिनेंशियल बुक, तो अपना प्रॉफिट को घटाना है या बढ़ाना है। इज दैट क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बुक में 42,800 और मेरे बुक में, तो हमने अपने बुक में 40,800 का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया फिनेंशियल बुक में, मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया। तो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो क्लोजिंग स्टॉक कहां का आइटम है, डेबिट का ना क्रेडिट का, क्रेडिट का। देखो हम अपने बुक में क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाए हैं। हमने अपने बुक में कितना दिखाया है, फिनेंशियल बुक में हमने अपने फिनेंशियल वाले बुक में कितना दिखाया, 40,800, जबकि कॉस्ट वाले बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाया है, हाँ, तो हमने कम क्लोजिंग स्टॉक दिखाया। कम दिखाने का मतलब क्रेडिट में कम होना, अब क्रेडिट में कम होने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का घट जाना। अब ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा तो नेट प्रॉफिट घटेगा, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम दिखाया तो प्रॉफिट मेरा घट गया उसके मुकाबले, किसके मुकाबले, कॉस्ट के मुकाबले में। तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। दूसरा नजरिया, कॉस्ट वाला ना, जो कॉस्ट वाला बंदा है उसने ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, इसका मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ गया, उसका बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, तो ऐड करेंगे। तो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक ना, कितना, 2,000 का डिफरेंस है। अब क्या है, डेप्रिसिएशन उसके बुक में 8,000, मेरे बुक में 11, तो उसके हिसाब से सोचते हैं या अपने हिसाब से सोचते हैं, कैसे, उसके हिसाब से पहले सोचते हैं। दोनों हम बता रहे हैं, दोनों बताएंगे आपको। चलो उसके हिसाब से सोचते हैं। उसने खर्चा क्या किया, कम दिखाया, और हमने ज्यादा, मतलब फिनेंशियल वाले ने ज्यादा दिखाया खर्चा, और उसने खर्चा कम दिखाया, तो खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट उसका बढ़ गया। अगर उसका प्रॉफिट बढ़ गया तो हम भी अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड हो रहा है। दूसरा तरीका सोचने का,
हमने खर्चा ज्यादा दिखाया तो मेरा प्रॉफिट घट गया होगा, तो हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। उसके मुकाबले में मेरा प्रॉफिट घट गया होगा। अरे भाई, उसके मुकाबले में हमने खर्चा ज्यादा दिखाया ना कम दिखाया? हमने खर्चा ज्यादा दिखाया, 11 दिखाया, तो हमने खर्चा ज्यादा दिखाया तो हमारा प्रॉफिट घट गया होगा उसके मुकाबले में, तो हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ऐड होगा। तो हर तरीके से आंसर वही आएगा, ऐड। चलो यहां पॉइंट तो दिया नहीं है, यहां से 1 2, तो क्या है भाई, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फिनेंशियल बुक ना, फिनेंशियल में ज्यादा दिखा है, हमने खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है। इन कॉस्ट, ओ इन फिनेंशियल ना, कितना, फिनेंशियल 3000 रुपया, क्लियर। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक हम दिखाए हैं 33 और अगले ने दिखाया 32,600, तो हम ज्यादा दिखा दिए। तो हमने ज्यादा दिखाया, मतलब ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है ना क्रेडिट में? ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, तो डेबिट में हमने 33 दिखाया और अगले ने कम दिखाया, तो हमने उसके मुकाबले में क्या दिखाया, ज्यादा। तो ज्यादा दिखाया मतलब डेबिट में हमने ज्यादा दिखाया, मतलब हमने खर्चा ज्यादा दिखाया। अगर हम खर्चा ज्यादा दिखाए होंगे तो मेरा प्रॉफिट घट गया होगा, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। हम मतलब फिनेंशियल, तो फिनेंशियल को ही तो घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इन, देखो भाई, हम अपने बुक में खर्चा ज्यादा दिखाएं, ज्यादा दिखाने का मतलब मेरा प्रॉफिट घट गया है, तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, क्लियर है। दूसरा तरीका, उसने ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया, तो इसका मतलब उसने खर्चा कम दिखाया तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम भी अपने प्रॉफिट को बढ़ा। हर तरफ से सेम आंसर मिलेगा। कितना रुपया, 400। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस हमने दिखाया 53,000 और उसने दिखाया, तो हमने खर्चा ज्यादा दिखाया, मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है, घट गया है, तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। दूसरा तरीका, उसने खर्चा क्या किया है, कम दिखाया है, उसने खर्चा कम दिखाया है, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हम भी अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे। हर तरफ से सेम आंसर। तो फिर से बाबू को नीचे करना होगा, तुम नीचे आ जाओ। तो यहां पे क्या लिखना है, ऑफिस एक्सपेंस ओवर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट, 3,000 रुपया से ओवर चार्ज। अब सेलिंग एक्सपेंस हमने दिखाया है 71, उसने दिखाया 75, उसने ज्यादा दिखाया है तो उसका प्रॉफिट घट गया होगा, तो हम भी अपने प्रॉफिट को घटाएंगे। दूसरा नजरिया, हमने खर्चा कम दिखाया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है अगले के मुकाबले में, तो हम अपने प्रॉफिट को अगले से टैली करना है, तो हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटाएंगे, लेस करेंगे, सेम आंसर निकलेगा। मजा आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेलिंग एक्सपेंस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कितना
अब देखो और तो कुछ नहीं है, सारा आइटम खत्म। नीचे देखो, बिसाइड द अबव इंफॉर्मेशन दैट लैंड कॉस्टिंग 2 लाख वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 223,400, देयर वाज 5,000 एज इंटरेस्ट रिसीव, 2400 एज डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी भी इतना आइटम है। 2 लाख का एसेट बिका है 2,23,400 रुपया में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। अब बताओ प्रॉफिट किस में रिकॉर्ड हुआ होगा, कॉस्ट में ना फिनेंशियल में? फिनेंशियल में। अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि प्योरली फिनेंशियल इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये फिनेंशियल में रिकॉर्ड हुआ होगा, मतलब हमने रिकॉर्ड किया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम उसके मुकाबले में हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इन फिनेंशियल अकाउंट, इन फिनेंशियल अकाउंट्स। कितना? 23,400। क्लियर है? अब देखो 5,000 रुपया का इंटरेस्ट मिला तो कहां रिकॉर्ड हुआ? फिनेंशियल में। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटाएंगे, घटेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फिनेंशियल अकाउंट कितना? 5,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव 2,400 रुपया हुआ, डिस्काउंट रिसीव 2,400 रुपया हुआ, तो सेम एंट्री हमने ही रिकॉर्ड किया होगा, कॉस्ट तो रिकॉर्ड करता नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा, तो हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, क्या डिविडेंड रिसीव ना? डिस्काउंट रिसीव्ड इन फिनेंशियल अकाउंट कितना? बस सारा खत्म। अब सुनिए, यहां का सारा आइटम ऐड करके बाहर ले जाना है आपको। 2, 3, 5, 8,400, और ऊपर वाले से यहां क्या लिखा है? ऐड लिखा है ना, तो 2,03,000 से 8,400 ऐड करेंगे तो 2,11,400 आएगा। ये आइटम को आप बाहर ले जाओ। 16, 4, 20, 2, 22, 22, 24, 29, 51,100 श्योर। अब सुनो, 2,11,400 से 51,100 माइनस करो, तो हम लोग शुरू किए थे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल से, तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट अकाउंट। कितना? 1,60,300। क्लियर? समझ में आया? जल्दी जल्दी कॉपी करो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो जो भी होमवर्क दिया गया है, इस होमवर्क को आप घर पे दिल लगाकर करना है, इंशाल्लाह ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।